मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या करने जा रहा हूँ? नमस्कार, मैं वरुण शेखर। शेखर वाणी में एक बार फिर से एक और किताब आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। कुछ पंक्तियाँ आपने पहले सुनी। जी, वो इसी नाटक की पहले की पंक्तियाँ हैं, यानी कि काले सूट वाला आदमी इन पंक्तियों से स्टार्ट करता है, आरंभ करता है इस नाटक का। जी, जो आधी अधूरी सी पंक्तियाँ मैंने बोली, ये नाटक हैं आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। मोहन राकेश नाटकों के क्षेत्र में कहा जाए तो उनके युग से जाना जाता है। तो भारतेंदु युग, प्रसाद युग और उसके बाद बात आती है मोहन राकेश युग की। मोहन राकेश ने वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि 3.5 नाटक लिखे। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरा नाटक आधे अधूरे और उसके बाद पैर तले की ज़मीन, जिसको बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि उस नाटक के बीच में ही वो हमें छोड़कर चले गए। आधे अधूरे नाटक की मैं बात करने जा रहा हूँ और ये नाटक इस दौर का, मैं कहूँ आधुनिकता के दौर का, पारिवारिक विघटन का, इन सब चीज़ों का एक दस्तावेज है कहना चाहिए। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन के लिए गया था तो ये नाटक मुझे मिला था कि इस पर डिस्कशन करना है। मैंने देखा तस्वीर मोहन राकेश की, उसके जो पृष्ठ पर बनी है, आधे अधूरे, ये दो शब्द, इन्हीं से मैंने इसकी एनालिसिस या इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। मोहन राकेश का ये चित्र है इस नाटक के ऊपर, ये बहुत कुछ कहता है जो मैं पढ़ पाया। ऐसा लगता था जैसे मोहन राकेश खोज कर रहे हों स्त्री पुरुष के संबंधों की। वो लेकर के चले लहरों के राजहंस से उनकी जो शुरुआत हुई, उसके पहले उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, और फिर आषाढ़ का एक दिन और बात आती है आधे अधूरे की। तो ऐसा लगा इस चित्र को देख करके, उनकी इस छवि को देख करके, जैसे वो ठहाका मारकर हंस रहे हो, कह रहे हो वाह, जो मैं खोज रहा था वो चीज मिल गई। आहा, ये जो बात है ये मुझे उनके चित्र में परिलक्षित हुई और हुआ भी शायद कुछ ऐसा ही। ये बहुत ही कंप्लीट नाटक है, बहुत ही परिपूर्ण, बहुत ही यथार्थवादी नाटक उसे कहना चाहिए। ये सिर्फ एक समाज या एक देश का नाटक नहीं है, ये सारी दुनिया का एक नाटक जैसा कहा गया। बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हुए और मैं बताऊं कि मेरे हाथ में जो नाटक है ये है 1990 का, 11वीं बार छप चुका था। आज तक न जाने कितने और संस्करण इसके आ चुके होंगे। देश की बहुत सारी संस्थाओं ने इसे खेला और सबसे पहले अगर मैं कहूं कि फरवरी 1969 में ओम शिवपुरी जी ने इसे निर्देशित किया। देशांतर नाम की उन्होंने अपनी संस्था बनाई और फिर निर्देशन के दौरान ही मोहन राकेश भी उनके साथ रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें करेक्शंस या कहूँ कि उसकी जो रचना प्रक्रिया है वो और ज़्यादा प्रौढ़ और ज़्यादा परिमार्जित होती रही। इसलिए नाटक निर्देश की दृष्टि से भी बहुत बहुत ही पुख्ता बन पड़ा है। हालांकि पहले के नाटक भी कहीं कमज़ोर नहीं, लेकिन इसकी बात जो है बहुत ही गज़ब है। दूसरी बात, मैं आता हूँ चित्र के बाद इसके शीर्षक पर, जिसका नाम है आधे अधूरे। नाटक पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि इसमें दो चरित्र हैं। चरित्र कई हैं लेकिन उनको दो खानों में बांट कर देखना चाहिए, पुरुष और स्त्री। दो भागों में बांटकर इस नाटक को देखा गया है। मोहन राकेश के सारे नाटक स्त्री पुरुष के द्वंद्वों के बीच ही झूलते हुए, उन्हीं के बीच कुछ खोजते हुए से नाटक हैं और इस नाटक में शायद उन्हें वो मिल गया। स्त्री पुरुष, इसमें एक जो पुरुष है वो कहीं शायद अपनी चीज़ें जो खोज रहा वो कहीं जाकर के रुक गया है। स्त्री है वो
अपनी जर्नी यानी कि अपनी यात्रा लगातार उसकी जारी है, उसकी खोज जारी है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में वो कंटिन्यू कुछ खोज रही है। तो जो साउंड है आधे, धा, ऐसा लगता है चीज़ कट गई। मैं उसको महसूस करता हूँ कि जैसे आपने एप्पल रखा और चाकू से काट दिया, 2 अलग हो गए, धा। लेकिन अधूरे, ए जो है वो कंटिन्यूटी फ़ील करवाता है मुझे, उसका साउंड अधूरेपन का, अधूरे। तो अधूरी चीज़ है, उसमें पूरेपन की गुंजाइश है कहीं, लेकिन जो चीज़ आधी है उसमें जैसे कि पूरेपन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस तरह मैंने इसके शीर्षक को देखा, आधे और अधूरे को। इसमें जो पुरुष है वो आधा है, उसके पूरेपन यानी कि पूरे होने की गुंजाइश नहीं दिख रही, लेकिन स्त्री जो है, सावित्री जो है, लगातार अपनी खोज कर रही है कहीं न कहीं। ऐसा नहीं कि एक जगह वो असफल हो गई है या एक रिश्ते में असफल है, उसे लगता है तो वो उस वहीं पर रुक गई है, नहीं। वो खोज कर रही है। वो अलग बात है कि वो जहाँ जाती है, जिस तरफ जाती है, वो उसे लगता है कि नहीं, सारे मुखौटे अलग अलग हैं, चेहरे वही हैं। अंत में वो कहती है एक जगह। तो ये हो गई शीर्षक की बात, और अब आता हूँ चरित्रों पर। इसमें चरित्रों में जैसे मैंने बताया, आरंभ होता है काले सूट वाला आदमी, जो कि बहुत पूरी व्याख्या करता है कि नाटक क्यों है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। सबके अंदर एक खोज होती है कहीं ना कहीं। उसके बाद प्रथम पुरुष, स्त्री, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, चतुर्थ पुरुष, इस तरह से सबके नाम है। बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बेटा, इस तरह से सबके नाम हैं। लेकिन महेंद्र नाथ सावित्री का पति है। उसकी 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी है जो कि पढ़ रही है, बड़ी बेटी 20 साल की हो चुकी है, वो किसी के साथ उसने अपना घर बसा लिया है। बेटा जो बेकार है, बेरोज़गार है, घर में बैठा कतरने काटता रहता है, यानी कि अंग्रेज़ी अभिनेत्रियों की फ़ोटोज़ काटता रहता है, खचर 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 खचर। तो जो खचर खचर की जो साउंड है वो क्या परिलक्षित करती है कि चीज़ें सब काटी जा रही हैं। अब इसमें आरंभ होता है कि वो स्त्री ऑफिस से घर पर आती है और देखती है घर में सारी चीज़ें मेस हैं, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। कोई कहीं अपनी जगह पर दिख नहीं रहा, न कोई व्यक्ति दिख रहा है, ना ही कोई सामान अपनी जगह पर दिख रहा है। सब कुछ बिखरा है और बहुत झुंझलाई हुई सी रखती है। बाद में उसका पति दिखाई पड़ता है, तो उससे वार्तालाप होती है कि ये क्यों है, कौन आया था, किसने चाय पी, मैंने चाय पी, तुमने चाय पी, तो क्या ये कप नहीं रख सकते थे किचन में, इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं घर भी देखूं, बाहर भी देखूं। हुआ क्या है कि महेंद्र नाथ की फैक्ट्री थी, वो भी कहीं काम करता था, लेकिन उसमें घाटा हो गया, वो सब कुछ मिट गया, आज उसके पास कोई काम नहीं है। सावित्री जॉब करती है। अब इसी की झुंझलाहट में वो देखती है कि उसका कोई साथ नहीं देता है, वो बल्कि होता क्या है कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। महेंद्र नाथ को लगता है कि मैं इस घर में रबर स्टैंप हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, क्योंकि वो उसी तरह से हर व्यक्ति महेंद्र नाथ के साथ बिहेव करता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि वो नए नए पुरुषों को अपने घर में बुलाती है, नए नए लोगों से अपने संबंध अच्छे रखना चाहती है और इसको जस्टिफाई करती है कि शायद मैं घर का भला करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, जबकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ स्थायित्व तो खोज रही है, लेकिन एक जस्टिफिकेशन देती है कि शायद मैं तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर ठीक हो जाए इसके लिए। सिंघानिया आता है जो कि बस उसके ऑफिस का बॉस है, जो आता है चाय पीने के लिए, यहाँ वहाँ की बातें करता है। जो बात वो कर रही कि देखो मेरा लड़का है, बेकार है, बेरोज़गार है, मैं चाहती हूँ इसको कहीं जॉब मिल जाए, लेकिन वो यहाँ वहाँ की बातें करती। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम कौन हो? अच्छा, मैं तुमसे उसकी बेटी को देखता, तुमसे मैं मिला था। कहती नहीं, तुम मुझसे नहीं मिले थे। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं एक ही शक्ल के, मुझे लगते हैं। तो वो कोई कंसर्न नहीं है सावित्री से उसका, बल्कि कहूँ कि सावित्री से एक औरत के नाते कंसर्न है। बाकी एक उस तरह से कि उसके परिवार की मैं देख रेख कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा, ये कोई कंसर्न नहीं। उसके बाद उसके जीवन में जगमोहन आता है
उसके साथ उसे लगता कि नहीं, शायद ये व्यक्ति है, इसके साथ मैं सुखी हो जाऊंगी, और जिसके लिए मैं तड़प रही उस घर को कितना मैं दूंगी, कितना संभालूंगी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और मैं कुछ तो जीऊँ, अपना जीवन तो जीऊँ। अंततः जगमोहन के साथ जाती है। वो अन्यमनस्क है, यानी कि वो उसको ले जाना नहीं चाहता साथ में, लेकिन वो उसके साथ जाती है और लौट कर फिर आ जाती है। जगमोहन के साथ जब लौट कर आती तो जो महेंद्र नाथ का दोस्त है जुनेजा, जिसके साथ उसने कंपनी खोली थी, घाटा हुआ, वो आगे समझाना चाहता है कि महेंद्र नाथ आज भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। स्त्री को यकीन नहीं होता है। बड़ी लड़की बिन्नी जो है किसी लड़के के साथ गई थी, मनोज नाम के लड़के के साथ, वो वापस आ गई है, और वो वापस आई है, माँ से पूछती है क्या है ऐसा, हम दोनों के बीच जो हवा है वो उसमें ही कुछ है। वो मुझसे कहता है कि तुम उस घर से क्या लेके आई हो, उस घर से कौन सी हवा लेकर आई हो। तो मैं इस घर में बार बार वो हवा खोजने आती हूँ, कौन सी ऐसी हवा है माँ, बताओ ना। मुझे लगता है कि जो विचार होते हैं और विचारों में जो ऊर्जा होती है, वो जिस वायुमंडल में आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द चारों तरफ रहती है, और जहाँ आप जाते हैं उसका कुछ न कुछ अंश आप ले करके जाते हैं, छूटता नहीं है वो। तो ये जो है, सबके विचार ऐसे हैं उस घर में कि कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता। वो घर एक चिड़िया खाना है सबके लिए लगता है। सब लोग बस रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं ये किसी को नहीं पता है, या उस जगह पर रहने के लिए अभिशप्त हैं। अंततः देखते हैं कि फिर से वो महेंद्र नाथ उसी घर में आ जाता है, सावित्री लौट करके आ जाती है, बिन्नी लौट करके आ जाती है, सभी उसी परिस्थितियों में रहने के लिए अभिशप्त हैं, लेकिन उस परिस्थिति को कोई ठीक करना नहीं चाह रहा है। सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मोहन राकेश ने ये जो नाटक लिखा है उसके पीछे बहुत बड़ा सच ये है कि जो अंधाधुंध शहरीकरण हुआ, फैक्ट्रियां लगी, नौकरियां लगी, लोग शहरों में आ गए, तो शहरों का जो जीवन था वो बहुत कुछ पाने के चक्कर में लोग भागते रहे, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, और सब इस चक्कर में बिखरते गए। एक मैं और संवाद पढ़ना चाहूँगा पुरुष चार का, जो जुनेजा है महेंद्र नाथ का साथी है, कि असल बात इतनी सी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर, और कितना कुछ एक साथ उड़कर जीना। वो उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता, इसलिए किसी न किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतना ही खाली, इतना ही बेचैन बनी रहती। वो आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम। तो ये है कि जो अतृप्ति है, जो असंतुष्टि है, वो हर जगह अगर है आपके अंदर तो कहीं न कहीं रहती ही। तो इन महानगरों ने, इसकी ज़िंदगियों ने ऐसा ही ताना बाना बुना है, दुनिया की चकाचौंध, वो परिवार विच्छिन्न हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो मोहन राकेश का ये था नाटक आधे अधूरे। मौका मिले तो पढ़िए, बहुत शानदार नाटक है, बेहतरीन नाटक है, और बहुत ही ज़्यादा धरातल पर सच्चाई का नाटक है, बहुत यथार्थवादी नाटक है। इस नाटक को, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि फरवरी 1969 में ओम शिवपुरी जी ने खेला, और 1972 में उन्होंने फिल्मों में पदार्पण किया। फिल्म कोशिश संजीव कुमार जया भादुड़ी की, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सैकड़ों फिल्में की जिसमें अभिनय किया उन्होंने। आप सब अच्छी तरह से उन्हें पहचानते हैं, और कहना चाहूँगा कि ये नाटक एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो चलिए, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई किताब के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। आज बस इतना ही। नमस्कार।